अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि अब कोशिशें ये की जा रही हैं कि ना सिर्फ ये कि ये तरमीम जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की फॉर्मेशन होगी बल्कि चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार और कुछ दीगर शराइत के साथ ये तरमीम जो है वो कानून का हिस्सा बन जाएगी। इसके ऊपर गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ वकला कन्वेंशन हुए। गुज़िश्ता रोज़ के कन्वेंशन में यकीनन वज़ीर कानून की तरफ से ये तौजीह पेश की गई कि ये अदलिया की बेहतरी के लिए है, लेकिन आज लाहौर में होने वाले कन्वेंशन में वाज़े तौर पर ना सिर्फ ये कि इसको मुस्तरद किया गया है बल्कि ऐसी किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से कहा गया है कि वकला बरादरी इसे सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया वाकई हुकूमत वक्त मौजूदा वकला बरादरी को किस तरीके से मुतमईन कर पाती है। लेकिन ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्तें दायर कर चुकी है। दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ दिन पहले आने वाली वजाहत के बाद, जिसमें ख़ास तौर पर यह कहा गया था कि फैसले के ऊपर फौरी अमल दरामद किया जाए। पिछले 3 दिनों के दौरान इलेक्शन कमीशन के मुतादिद इजलास हुए लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो सका। कल भी एक इजलास बुलाया गया है लेकिन इस दौरान अहम तरीन डेवलपमेंट ये रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली और उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से मुख्तलिफ खतूत लिखे गए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो नए रूल्स बनाए गए थे, नया एक्ट बनाया गया था अमेंडमेंट के बाद, उसके तहत ये फैसला नहीं किया गया बल्कि पुराने एक्ट के तहत किया गया है, इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाए। अब ये एक ऐसा मसला है जो कि जिसमें पहले तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आमने सामने थे, लेकिन अब इस मैदान में स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली भी कूद पड़े हैं। तो अब लगता यह है कि मामला कहीं रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि वो अदालती तौर पर इसकी जंग मज़ीद भी जारी रखे। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजन तो बहुत प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तनकीद की है, आईनी तरमीम को किसी सूरत में भी होने नहीं देंगे। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं, हाई कोर्ट में भी कुछ दरखास्तें दायर हो रही हैं, लेकिन ये बताइएगा कि अगर पार्लियामेंट ये क्लेम करे कि हम सुप्रीम हैं और आईनी जो अमेंडमेंट्स हैं वो तो पार्लियामेंट करेगी, तो फिर सर सुप्रीम कोर्ट कैसे इस मामले में इंटरवीन कर सकती है? मतलब किस अप्रोच के तहत पीटीआई कोर्ट्स में जा रही है? अच्छा जी, पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उस पर किसी को डिस्प्यूट नहीं है। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, अमेंडमेंट्स लाती रही हैं, पहले भी आई हैं, अब भी जो है ना आगे भी कानून साजी पास होती रही। ये उससे हट के एक डिबेट है। इधर डिबेट ये है कि एक आईनी इदारा दूसरे इदारे में हमला करने जा रहा है। बुनियादी तौर पे अगर देखें तो अदलिया भी एक रियासत का सतून है और उसके खदोखाल की गारंटी की हुई है इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल डीपली इंट्रेंच्ड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आप सबोताज नहीं कर सकते। अब जो इन तरमीम के जो रात की तारीकी में जो तरमीम करना चाहते थे 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, मगर जो कि बुरी तरह से नाकाम हुआ, उसके ज़रिए कोशिश क्या थी कि अदलिया को इस तरह से ताबे कर दिया जाए कि आने वाला चीफ जस्टिस भी वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से हो, कल को जो जजेस भी अपॉइंट होने हैं वो भी उनके हाथ तले हों, किन जजेस को निकालना है, किन जजों को सज़ा के तौर पे दूसरे सूबों में भेजना है जो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं। तो ये सारा चीज़ें इसका हिस्सा थी। तो इसके ख़िलाफ़ मेरे ख्याल से आवाज़ उठाना और बर वक्त आवाज़ उठाना वक्त की ज़रूरत थी। अगर पार्लियामेंट में हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें ये तौजीह पेश करें कि हम आईनी तरमीम कर सकते हैं और हम इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली अदालत का काम तो तशरीह करना है, तो कानून बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है, तो फिर पीटीआई के पास क्या जवाब होगा सर कोर्ट्स में जाने का? मैं ये जानना चाह रही हूँ। अच्छा नहीं, देखें ये तो है ही नहीं, इख्तियार तो अदलिया का, अदलिया क्यों नहीं इंटरवीन कर सकती? अगर हिस्बा बिल का मामला देख लें, वो बिल की स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था ना। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का अभी आपके रीसेंट टाइम्स में केस घुस रहा है, बिल की स्टेज पे था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। फैसला जो भी हो, देखिए जब भी एक फर्म इंटेंशन सामने आ जाती है पार्लियामेंट की, वो ये एक कानून साजी कर रहे हैं, तो उस कानून साजी को बेसिकली जो है अदलिया टेक इनटू अकाउंट कर सकती है कि वो क्या इस्लामी कवायद के मुताबिक है, नहीं है, वो बुनियादी प्रिंसिपल्स के मुताबिक है, नहीं है। इन टच स्टोन पे वो डिसाइड कर सकते हैं। और अभी तो दाखिल हुई है, अब दरख्वास्त को दाखिल करना एक और चीज़ है, कल अदलिया उस पर फैसला क्या देती है ये तो अदलिया की मर्जी है ना। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा ये बताइएगा सर कि अभी बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो आईनी तरमीम है इसका बुनियादी मकसद एक शख्सियत को अकोमोडेट करना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हो। तो आपका उस शख्सियत के हवाले से आपकी जमात की क्या राय है
जिस तरह JYFA ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि किसी एक शख्सियत को टारगेट करके ये कानून या अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, तो आप भी उसी मौक़िफ़ पर हैं या आपकी जमात का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है? अच्छा, ये अब हमारे जमात का नहीं, अब तो हुकूमती जमातें भी ये कहती हैं कि हम फ़र्द वाहिद के लिए नहीं लेजिस्लेशन कर रहे। तो मतलब फिर पूछने का सवाल ये बनता है कि इस स्टेज पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्या पड़ गई, आखिरकार इतनी उजलत क्या है। ठीक है, देखें मसाइल हमारे ज़्यादा हैं, हम कहें कि जी अदलिया में मसाइल नहीं हैं, केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे, तो ये गलत बयानी होगी। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम्स है, मगर उन प्रॉब्लम्स का हल भी हमारे सिस्टम ने दिया हुआ है। हम एक्ट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए आपको आइनी तरामीम की ज़रूरत नहीं है, मगर उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तवज्जो किस तरह से है कि किसी तरह से एक अदलिया ने एक फ़ैसला दे दिया जो कि आपको नापसंद गुजरा है, अब आप चाह रहे हैं कि अदलिया के किसी तरह से हम वो दांत निकाल दें। अच्छा, एक और से डेवलपमेंट जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से रही, अगर उस पर भी आप कमेंट कर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस थे जहांगीरी साहब, उनको तब्दील करने का जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म था उसको भी डिसमिस कर दिया है। आपके ख्याल में वो जो 3 नशिस्तें इस्लामाबाद की थी जिस पर PTI क्लेम करती है, वो किस हद तक अब आपको अपने पास वापस आती हुई महसूस हो रही हैं? अच्छा देखें, वो आएंगी तो तब जब ओवरऑल सिस्टम की नीयत होगी। सिस्टम में अभी नीयत ही नहीं है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था उसको प्रोब किया जाए, क्योंकि देखें आते साथ ही सबसे पहला काम इस हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने जो है ना रातों रात, जैसा ये आइनी तरमीम आई, एक और लेजिस्लेशन ले आए जिसमें ट्राइब्यूनल का इख्तियार रिटायर्ड जज साहिबान को दे दिया। तो अब हुकूमत की ख्वाहिश क्या है कि ये तमाम की तमाम पटिशन उनके मंजूर नज़र जजेस के पास भेजी जाए, और ये ताकि अगले 5 साल फैसला ना हो और इसी तरह ये निज़ाम चलता रहे। तो अब चलें, वो फैसला तो हो गया, मगर मकसद है कि आगे सुप्रीम कोर्ट से जब तक ये चीज़ डिसाइड नहीं होती कि जी उन प्रोविजंस का इतलाक इस वाले इलेक्शन पे नहीं होगा, वो प्रोस्पेक्टिव है अगले वाले का होगा, तब तक ये केसेस आगे चलेंगे नहीं। दुरुस्त सर, लेकिन अब जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक मज़ीद डेवलपमेंट थी जो मखसूस नशिस्तों के बारे में थी, रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास तो हो रहे हैं, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों पे वजाहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है बड़े सख्त अल्फाज में, उसके ऊपर बज़ाहिर लग रहा है कि इंटेंशन नहीं है इलेक्शन कमीशन की। PTI को क्या कोई उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तों पे इलेक्शन कमीशन कन्विंस हो सकेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? देखिए, ये बेसिकली एक मिली भगत वाली गेम खेली जा रही है। वो मैंने पहले भी जो कहा ना कि एक फ़ैसला इन्हें तंग कर रहा है, वो फ़ैसला रिज़र्व सीटों वाला फ़ैसला है, और उस फैसले की लपेट में इलेक्शन कमीशन भी आता है, बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने इधर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हुआ है। तो आज सुप्रीम कोर्ट पे ये हमले की ज़रूरत क्यों पड़ गई है नून लीग को? वो इसलिए पड़ गई है, वो चाहते हैं कि ये किसी और कोर्ट में मामला चला जाए ताकि ना कोई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे, ना कोई जो है ना और किसी इदारे को पूछे, तो इसी तरह मामला चलता जाए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन सर अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि अब इसके खिलाफ भी क्या दोबारा PTI सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेगी, क्योंकि फैसला तो बड़ा वाज़ेह है लेकिन अमल दरामद होता हुआ अगर नज़र नहीं आता तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि जो शॉर्ट ऑर्डर है वो एक बड़े तूफ़ान का अंदिया था, शॉर्ट ऑर्डर से इन्हें समझ जाना चाहिए था। ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऐसा इलेक्शन है कि जिसने ऑलरेडी जो जनरल इलेक्शन कॉल हुआ था KPK असेंबली का, पंजाब असेंबली का, उसमें वायलेशन की हुई है, ऑलरेडी आइन को तोड़ा हुआ है। फिर देखें, कभी भी नहीं हुआ कि एक आइनी इदारे का सरबराह जिसकी ड्यूटी इलेक्शन कराना हो, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कहे कि नहीं जी मैं तो इस मुद्दत में इलेक्शन करा ही नहीं सकता। भाई तुम्हारी जॉब ही यही इलेक्शन कराना थी, ठीक है? तो वो बेसिकली किसी और के हाथों में खेल रहे हैं और वो आखिरी हद तक जो है ना इस चीज़ में जाएंगे। मगर जो सुप्रीम कोर्ट का मैं देख रहा हूँ डिटेल ऑर्डर आएगा, वो मेरे ख्याल से इनके लिए जो है ना काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे ये फरमा दीजिएगा सर कि आपके ख्याल में अब जो लाहौर में जलसा करने का PTI ने क्लेम किया है, ख़बरें ये हैं कि वहाँ पर भी कारकुनों पे ऊपर क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही है, तो इनमें किस हद तक सदाकत है, और दूसरा क्या 21 सितंबर के हवाले से अभी भी होप्स आए हैं आप लोगों की लाहौर के हवाले से? जी वो देखें,
परेशानी तो इस वक्त पंजाब हुकूमत को इतनी ज़्यादा है कि धड़ाधड़ डिटेंशन ऑर्डर्स निकाली जा रहे हैं, जो हाथ चढ़ है उसे महीने का डिटेंशन ऑर्डर जो है ना दे के तहवील में ले रहे हैं। तो ये करेंगे। फिर आज अगर आप अपनी टीम भिजवा लें तो मीनार पाकिस्तान सील कर चुके हैं, आने वाले 2 दिनों में पूरा लाहौर सील कर देंगे, शायद पंजाब के रास्ते भी कर दें, क्योंकि ये बेवकूफ़ी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसको रोकेंगे तो जो एक्टिविटी एक छोटे से ग्राउंड में होनी थी वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। तो और पूरा हफ्ता अगला एक इसी चीज़ पर डिस्कशन होती रहेगी कि जी 21 वाला जलसा जो है वो पूरे पाकिस्तान में कैसे फैल गया, जगह जगह पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसे हुई। तो ये खुद सीन क्रिएट कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं, इनके एडवाइज़र्स भी बेवकूफ़ हैं जो कि इतनी हिम्मत नहीं रखते कि पॉलिटिकल स्पेस देने से आपकी अपनी पॉलिटिकल स्पेस कभी नहीं ख़त्म होती। अच्छा, लास्टली सर, अब पिछले 1-2 रोज़ के दौरान वकला के मुख्तलिफ कन्वेंशंस हुए, फिर बार कौंसल्स के इजलास हुए, कल वज़ीर कानून ने वजाहत करने की कोशिश भी की वकला के सामने, लेकिन बज़ाहिर नहीं लग रहा कि आईनी तरमीम के हवाले से वकला बरादरी कन्विंस होती हुई नज़र आ रही है। आप ये बताइएगा कि पीटीआई कोई अपने तौर पर एज आ पार्टी कंसल्ट करेगी वकला बार कौंसल्स को और उनसे बात करेगी, उनको एतमाद में लेने की कोशिश करेगी? जो रिजर्वेशंस पीटीआई की हैं वही तकरीबन वकला की भी हैं। देखिए, वकला ने तो एक स्टेप ले लिया है। उन्होंने आज लाहौर में बहुत बड़ा ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन रखा हुआ था, उन्होंने आगे की भी टाइम लाइन दे दी हैं, तो वो और उनका स्टांस बिल्कुल फेयर है, हम उसके साथ खड़े हैं। देखें, आप 2-3 बुराइयों का जिक्र करके एक बहुत बड़ी बुराई जो है ना इस मुल्क में लाना चाहते हैं, तो उसके साथ तो कोई नहीं खड़ा होने लगा। तो हमारा भी स्टांस वही है, ठीक है, और हम जिस तरह से होकर अपना हिस्सा भरपूर इस वकला तहरीक में भी डालेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब सर, आपके कीमती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के हवाले से जो वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है, उसके ऊपर अब दीगर जो तंजीमें हैं, वकला तंजीमें सही, सिविल सोसाइटी सही, उनकी तरफ से भी एतराज़ात आ रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर हुकूमत के पास कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, उन पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत की तरफ से जो आईनी पैकेज तरतीब दिया जाना था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कई दरखास्तें दायर हो रही हैं। दूसरी तरफ ये भी वाज़े नहीं हो पा रहा है कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बावजूद भी तज़ब्ज़ुब का शिकार इलेक्शन कमीशन नज़र आता है। पिछले 3 इजलासों में अभी तक किसी तौर फैसला नहीं कर सका, लेकिन अब लगता यह है कि चौथे इजलास में भी किसी फैसले के करीब नहीं पहुंच सकता था। इससे पहले कि स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से जो खतूत लिखे गए हैं, उसके बाद अब सूरत हाल तब्दील होती हुई महसूस होती है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी आसानी से घुटने टेक देगी मखसूस नशिस्तों पर, यह भी एक सवाल है। और दूसरा, ख़ास तौर पर जो आईनी तरमीम की बात की जा रही थी, अब ये भी इतलात हैं कि क्या वो किसी ऑर्डिनेंस की सूरत में भी नाफिज किया जा सकता है, ये भी डिबेटेबल है। लेकिन 2 दिनों में जो मुख्तलिफ वकला कन्वेंशन हुए, उससे तो वाज़े तौर पर ये बात सामने आती है कि वकला बरादरी इस किस्म की किसी भी आईनी तरमीम के हक़ में नज़र नहीं आती है। क्या हुकूमत उनको कन्विंस कर सकेगी और किन बुनियादों के ऊपर कर सकेगी? एक मखसूस शख्सियत को अकोमोडेट करने के लिए जो रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है, बज़ाहिर वो मुश्किल नज़र आता है। किस हद तक इसके ऊपर अमल हो सकता है, इसी के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुनीब फारूक साहब मेरे साथ मौजूद है। मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो ये बताइएगा कि ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो सका था कि ये आईनी तरमीम आनी है, नहीं आनी है, फिर नंबर गेम में पीछे रह गई हुकूमत। अब वकला को मनाने के लिए निकले हैं, लेकिन आज का भी जो लाहौर का कन्वेंशन था, इतना धुआंधार कन्वेंशन हुआ, उसमें तो बड़े वाज़े तौर पर रिजेक्शन हुई है। कल भी वज़ीर कानून मुतमईन नहीं कर सके, तो वकला बरादरी अगर कन्विंस नहीं है तो कैसे इस पे अमल दरामद करेगी हुकूमत? देखिए, ये एक प्रॉब्लम तो हुकूमत के लिए एग्जिस्ट करता है। मेरा नहीं ख्याल कि वकला में वो कंसेंसस वो ले आएंगे। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट बार की हद तक है, वहाँ पर ये कहा गया कि पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम कर सकता है। बुनियादी ढांचे की बार बार गुफ्तगू की गई कि उसमें तरमीम या तब्दीली नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उस पर एक बहस जरूर जारी है, लेकिन मामलात जिस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं, वकला बरादरी की जो जिसे कहा जा सकता है कि जो यूनानिमस किस्म की अप्रोच है, वो तो यही है कि वो खिलाफ हैं किसी ऐसी तरमीम के जिससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक तो इख्तियार अगर सल्ब किया जाए या कुछ ऐसे किया जाए जिससे उनके इख्तियार के अंदर कमी आए, तो उसके तो बाकायदा तौर पर जो वकला साहिबान है उसके खिलाफ है। दूसरी तरफ आईनी अदालत बन सकती है, लेकिन उस पर भी वकला के कुछ रिजर्वेशंस हैं। उन्हें लगता है कि आईनी अदालत का स्टैचर
یا جو پیڈسٹل ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ اس کے آگے سبسروینٹ عدالت رہے، کیونکہ اسینشلی جو گورنمنٹ نے پرپوز کیا ہے اس میں تو ایسے ہی ہے کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ ایک سپیریئر کورٹ ہوگی، ویئرز جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ رہ جائے گی سول اور کرمنل اپیلز سننے کی حد تک. بالکل. تو یہ ایک کنسرن اور یہ ایک ایشو اپنی جگہ موجود ہے. اچھا، لیکن اب بظاہر ایک اور بھی افواہ گردش کر رہی ہے اسلام آباد میں کہ شاید پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کچھ امینڈمنٹ کر دی جائے اور پھر اس کو آرڈیننس کی صورت میں لایا جائے. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کسی نہ کسی شکل میں کچھ محدود نمبرز کے ساتھ یعنی شکوں کے ساتھ وہ اس میں امینڈ کر کے اس کے تحت نافذ کر دی جائے؟ کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ دیکھیے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جسے ہم سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کرتے ہیں یا اسٹیچوٹری لا کہتے ہیں. اس کے اندر ترمیم کے لیے تو اگر پارلیمان کا سیشن ہو تو صرف سمپل میجورٹی چاہیے کسی بھی دن اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے. لیکن جو حکومت کی طرف سے اب جو خبریں آ رہی ہیں، میں کچھ دیر پہلے میرے پروگرام میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی تھے، کوئی واضح بات اس حوالے سے ان کو کنسرن ضرور ہے کہ میرٹ پر لگنا چاہیے کیس، یہ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی کوئی کنکلوسیو بات نہیں کی کہ کیا یہ آرڈیننس آ رہا ہے. عام طور پر تو آرڈیننس اس صورت میں آتا ہے جب پارلیمان سیشن میں نہ ہو، سیشن پروروگ ہوا ہے. یہ آرڈیننس کے تحت ترمیم اس ایکٹ کے اندر کرنا یہ تو صاف ظاہر ہے کہ کسی خاص معاملے یا کسی خاص چیز کو ذہن میں رکھ کے کی جا رہی ہے. ہاں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آرڈیننس کے اندر ہے کیا کیا ترامیم لائی جا رہی ہیں اس ایکٹ کے اندر. لیکن ایکٹ اور جو ترمیم ہے آئینی ترمیم ان میں بہت فرق ہے. وہ تو مسودہ اور ہے، وہ بنیادی کچھ اور معاملات ہیں، وہ فرق ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، آپ تھوڑا سا مخصوص نشستوں کے بارے میں بتائیے گا. سپریم کورٹ نے پہلے ڈیسیجن دیا، پھر اس کے بعد بڑی انہوں نے وضاحت بھی دی اس کی، لیکن الیکشن کمیشن 3 دن سے اجلاس کرا ہے، کسی ڈیسیجن پہ نہیں پہنچ سکے. اب آج اسپیکر پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی دونوں نے خطوط لکھے کہ جی پرانا جو الیکشن ایکٹ تھا اس کے مطابق یہ فیصلہ آیا ہے. الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد اب یہ فیصلہ آبسلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ توجہ درست مان لی جائے اور کیا الیکشن کمیشن اس کو جواز بنا کے مخصوص نشستیں واپس کر سکتا ہے پی ٹی آئی سے جو اس کو دینا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیے یہ بات بڑی کلیئر ہے، ہمیں اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو سٹانس اس پر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. سپریم کورٹ نے 12 جولائی 2024 کو ایک فیصلہ دیا. اس فیصلے کے تحت ایک تفریق سامنے آئی کہ جی 39 اور 41 ممبران وہ جن کے پارٹی سرٹیفکیٹس آلریڈی جا چکے تھے اور وہ تحریک انصاف کے حق میں تھے، ان کو تو اسی آرڈر میں بتا دیا گیا کہ یہ تحریک انصاف کا حصہ ہے. باقی 41 کو کہا گیا کہ آپ اپنے پارٹی سرٹیفکیٹس آپ کے پاس وقت ہے، آپ دے سکتے ہیں، جس بھی جماعت کے لیے دیں گے آپ کو اس جماعت کا حصہ سمجھا جائے گا. اب بعد میں وضاحت بھی سپریم کورٹ نے دی کہ اگر انہوں نے جمع کرا دی ہیں الیکشن کمیشن کو تو بس اب یہ ایک کلیریکل جاب ہے، وہ تحریک انصاف کے ممبرز تصور ہوں گے کیونکہ تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت. جبکہ اس دوران یہ ہوا کہ اگست کے پہلے ہفتے میں الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم کر دی گئی، الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2024 سے، اور اس کو نافذ العمل 2017 سے کیا گیا. اب ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو قانون جس کے تحت سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ قانون اب تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس قانون کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے. تو فار پریکٹیکل پرپزز سپریم کورٹ کا فیصلہ اب قابل عمل تو نہیں رہا. جو اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آج باقاعدہ طور پر خطوط کے تحت لکھا ہے وہ تو یہی لکھا ہے کہ اب آپ یعنی الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ نشستیں نہیں دے سکتے تحریک انصاف کو، یہ انڈیپینڈنٹس ہیں اور یہ انڈیپینڈنٹس ہی رہیں گے کیونکہ 2 سیکشنز تبدیل کر دیے گئے ہیں. اور اگر کسی نے پارٹی سرٹیفکیٹس ایس آئی سی کو دیا ہوا تھا تو اب وہ اسے ریووک کر کے اپنی پی ٹی آئی کے لیے نہیں دے سکتا، یا اگر کسی نے ٹائم پر نہیں دیا تو وہ ٹائم کے بعد اب پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتا اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ اپنی الیجنس کا. لہٰذا وہ کینڈیڈیٹس 41 کینڈیڈیٹس وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے. بنیادی معاملہ، بنیادی ایشو یہی ہے. اور اب مجھے تو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا جب یہ 12 جولائی کو فیصلہ آیا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. آج بھی حالات وہی ہیں کہ اس پر عمل درآمد
हमें होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएगा मुनीब कि पिछले दिनों में दो अलग अलग कन्वेंशन हुए। कल इस्लामाबाद में हुआ, बज़ाहिर वो लग रहा था कि हुकूमत का हामी ग्रुप है, जो कि वकला कन्वेंशन जिन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल के अंडर किया गया, लेकिन उसमें भी वज़ीर कानून उस तरीके से मुतमईन नहीं कर सके उस आइनी अमेंडमेंट के ऊपर। आज जो लाहौर में हुआ उसमें तो एक बड़ा क्लियर पैगाम गया। मैं सिर्फ आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि जो रूमर्स हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किसी तरह अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है, एक्सटेंशन नहीं तो चलें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, आज जो उनकी तरफ से एलामिया आया है उसमें तो बड़े वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का इशारा दिया गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत के लिए ये ज़रूरी है कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दे, या किसी भी हवाले से कोई ऐसा इक़दाम करे जिससे वकला तंजीमें और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मुतमईन हो सके? आपके ख्याल में करना क्या चाहिए हुकूमत को सेटिस्फेक्शन के लिए? देखिए, पार्लियामान के इख्तियार के ऊपर कि पार्लियामान ने क्या कानून साजी करनी है, पार्लियामान ने क्या आइन साजी करनी है, उस पर कदगन तो लगाई नहीं जा सकती। वकला के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामान बहरहाल पार्लियामान है। वो किसी वकला तंजीम का, वो किसी बार काउंसिल का, वो किसी बार किसी एसोसिएशन की एसोसिएशन का पाबंद नहीं है, बिल्कुल। पाबंद नहीं है और उनके ताबे भी नहीं है। लिहाजा उनके खदशात अपनी लीगल फटर्निटी के बिल्कुल हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो, किसी और के बारे में हो, उन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और ये भी जहन में रखिएगा कि पिछले दिनों बार काउंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से, अब मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि वो खुद सीनियर वकला हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि जी आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर दें कि ऐसी तरमीम नहीं हो सकती। अब ये इतनी मज़ाक़ा खेज बात है जिस पर खैर एतराज भी लगा कि आप अभी एक काम हुआ नहीं, आप उस पर कह रहे हैं कि जी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दें। दूसरी बात ये कि पार्लियामान का काम कानून साजी, आइन साजी है, आप उस पर कैसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकती है? ये कहना ही कितनी बेढंगी और फजूल बात है। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ मेजॉरिटी वकला या तो हुकूमत की तरफ टिल्टेड हैं, या वो खास बार एसोसिएशंस के खास ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा कानून या आइन की अमलदारी तो एक तरफ, अभी तो अपने अपने इंटरेस्ट का इशू भी है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीन ये मसाइल तो दरपेश हैं हुकूमत को, लेकिन अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट लेके आनी है तो फिर उसके लिए यकीनन ग्राउंड बनाना पड़ेगा और कम से कम जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी मुतमईन करना पड़ेगा, वरना ये अमेंडमेंट भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाएगी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद थोड़ा मईशत के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि IMF से फाइनली मुआहदा करने की पोजीशन में पाकिस्तान जा तो रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिन शराइत के साथ जा रहा है वो कितने टाइम फ्रेम में, कितने अरसे में पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत इशारे लेके आता है। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासी पेचीदगियों से कतई नज़र पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार नुमायां तौर पर नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तवक्कात की जा रही थी कि IMF का जो प्रोग्राम है वो हतमी मरहले में दाखिल क्यों नहीं हो पा रहा, लेकिन बिला आखिर वो जो एक डेड लॉक था वो टूटता हुआ महसूस हो रहा है और सितंबर के आखिर में ही कहा जा रहा है कि IMF का प्रोग्राम बिला आखिर तकमील तक पहुंच जाएगा, मंजूर हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान को जिन तमाम मसाइल से गुजरना पड़ा, जितने पापड़ बेलने पड़े, उसके बाद यकीनन ये बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार बहुत जल्द नुमायाँ हों। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि IMF से होने वाले मुआहदे के बाद दीगर ममालिक और दीगर इदारों का पाकिस्तान के ऊपर जो एतमाद है वो बहाल होगा। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी अच्छी खबरें हैं, लेकिन तमाम की तमाम बातों का महवर यह है कि क्या ये पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहेगा या फिर तमाम की तमाम चीज़ें वक्ती तौर पर साबित हो सकेंगी और इनके असरात क्या होंगे, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस हवाले से के लिए इकॉनमी के एक्सपर्ट खाकान नजीब साहब मौजूद है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि हम हमेशा से ये एक्सपेक्टेशन रखते रहे हैं कि बैरूनी मदद मिलेगी या कर्ज मिलेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। IMF के ऊपर हमने तकिया तो किया हुआ है सर, लेकिन क्या हमारे पास ऑप्शंस और नहीं थे? क्योंकि कुछ नाक़दीन ये कह रहे थे कि अगर IMF से मुआहदा नहीं भी होता तो हम अपने तौर पर कुछ और दीगर इक़दाम कर सकते हैं, लेकिन हमने IMF से मुआहदा करने के लिए बहुत कुछ स्टेक पर लगा दिया। सना, आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन सामने रखा है कि हम पूरे घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं इन सब चीज़ों पर। सो लेट मी ट्राई एंड पुट थिंग्स टुगेदर। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त 26 अरब डॉलर इस साल में चाहिए हैं, जिसमें 12 अरब डॉलर हमने अपने दोस्त ममालिक को वापस करने थे, जो हम वापस नहीं करेंगे, वो रीप्रोफाइल होकर मौखर हो जाएंगे 1 साल। 4 अरब डॉलर कमर्शियल फंडिंग है, ये वापस जाएगी, दोबारा हमारे पास आएगी।
باقی جو رقوم ہیں وہ ملٹی لیٹرل سے، ابھی آپ نے سنا اے ڈی بی کے صدر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں $2 ارب ہم اس سال کر دیں گے. سو نئے پروجیکٹس کی فنڈنگ آ جائے گی، پرانے پیسے واپس چلے جائیں گے. سنا وی آر ود دی آئی ایم ایف بیکاز یہ $26 ارب آپ کو کوئی بھی دینے کو تیار نہیں تھا، مؤخر کرنے کو تیار نہیں تھا، رول اوور کرنے کو تیار نہیں تھا. If the umbrella of the IMF was not there, go back to July 2023. فنڈ کا پروگرام جو ڈیریل ہوا تھا، ریزروز $3.4 ارب پہ تھے، آج $9.5 ارب پہ ہیں. انفلیشن 9.6% پر ہے، 38% میں تھی 2023 مئی کو. اور پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ جو بیرونی خسارہ ہے وہ ابھی تو سرپلس آیا ہے پچھلے منتھ کا، وہ بھی سنبھل گیا ہے. پاکستان سنا بہیو کر رہا ہے ایز ٹپکلی ایز این اکانومی بہیوز جب وہ فنڈ کے پروگرام میں جاتی ہے. فنڈ گروتھ پہ بریکس لگا کر، ایک ٹیکسیشن کا فریم ورک دے کر، ایک جسے کہیں بجلی کے نرخ بڑھا کر آپ کو ایک سپیس فراہم کرتا ہے، ایک بریدنگ ٹائم دیتا ہے کہ آپ وہ کام کر لیں جس سے آپ کو آئی ایم ایف میں نہ جانا پڑے. This has always been my recipe for Pakistan over the last 2 years کہ یہ اس طرح کر لیں. اگر آپ یہ نہ کرتے تو پھر آپ ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، کوئی آپ کو ایک ٹکا بھی دینے کو تیار نہیں تھا. اتنی تکلیف ہوئی ہے سری لنکا میں بیکاز آئی ایم فیملیئر ود دیٹ، میں نے ادھر کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے جو دودھ ہے وہ فراہمی کے لیے اویلیبل نہیں تھا. آپ کا تو مہنگا ہے نا، میں مانتا ہوں یہ بات، پر وہاں اویلیبل نہیں تھا. تو یہ جو ناقدین ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم 25 کروڑ کے ملک کو اس دہانے پر کبھی بھی نہیں لے جا سکتے تھے. سیکنڈلی ایک انٹرنیشنل آرکیٹیکچر ہے جس میں آئی ایم ایف از دیر، پر 24ویں دفعہ آئی ایم ایف کے جانا ایک 77 سال میں ایک ملک کے لیے مینس کہ آپ نے فنڈامنٹلی اپنے کام، انرجی سیکٹر کا خسارہ، مالیاتی خسارہ اور ایکسٹرنل کا خسارہ، یہ تینوں خسارے آپ سنبھالنے میں ناکام ہوتے ہیں اور آپ بار بار آئی ایم ایف کے در پہ مانگنے چلے جاتے ہیں. نجیب صاحب مجھے اس میں ایک سوال کی اجازت ہے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ آخری پروگرام ثابت ہو، سر ماضی میں بھی ایسے دعوے کیے جاتے رہے لیکن ہم ہر پروگرام ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اور کڑی شرائط کے ساتھ جب اگلی حکومت آتی ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ ہم اس پروگرام کو اگر صحیح معنوں میں فلفل کر دیں تو یہ آخری پروگرام بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی طرف سے جو پابندیاں لگتی ہیں اس کو obviously سب سیکٹرز کے اوپر اثر پڑتا ہے. That's another very very important and critical comment for Pakistan. پاکستان 24 میں انگیجمنٹ میں تو ہے بٹ وی ہیو نیور ایور کمپلیٹڈ بسائڈ جو 13-16 کا لانگ ٹرم پروگرام تھا 3 سال کا، ہم نے کوئی بھی پروگرام بھی کمپلیٹ نہیں کیا. سو اگر آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ اچھی بھی ثابت ہونی تھی ہم اس کو بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے. سو فرسٹ آف آل ناؤ دا ٹارگیٹ از کہ جو 37 مہینے کا پروگرام ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوشش کیجئے کہ اس کے کانٹورز، اور پاکستان کا 3 جگہ کا پروگرام ہے. ایک ہے پروگرام کہ مالیاتی خسارے کو ٹیکسز لگا کر ایکسپینڈیچر سنبھال کر کیسے سنبھالنا ہے، پاکستان کا جو انرجی سیکٹر اور ایس او ایز کا خسارہ ہے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اور تیسرا کہ جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کر لیتے ہیں اور ایکسپورٹ کی گنجائش بہت کم ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. سو ان 3 ایریاز میں اگر فنڈامنٹل کام نہیں نہ کریں گے جو ہم کبھی بھی نہیں کر پاتے، چاہے وہ انرجی میں ہو اس کی تشکیل نو کرنی ہے. آئی ایم ایف انرجی کی ایسی ایکسپرٹیز نہ رکھتا ہے نہ ہی کلیم کرتا ہے. ان کا کام آپ کو آئی سی یو کی ٹیبل سے اٹھا کر سرجری کی ٹیبل پر لانا ہے. انرجی سیکٹر کی فنڈامنٹل سرجری آپ نے کرنی ہے. پاکستان کا اگر براڈنگ آف دا ٹیکس ہونا ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے، کوئی آپ کو روک نہیں رہا کہ ایکسپینڈیچر ریفارم اس کے ساتھ ساتھ نہ کیجئے، صوبوں کو اپنے سبجیکٹس ٹرانسفر نہ کیجئے، یعنی کہ فنڈامنٹل کام آپ نے کرنے ہیں. اور تیسری بات، جب تک پاکستان کی شرح نمو ایکسپورٹ لیڈ نہیں گرو کرے گی پاکستان کبھی بھی ایکسٹرنل چیلنج سے نہیں نکلے گا. اگر 37 مہینے کا پروگرام کمپلیٹ ہوا، یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہوئیں تو سنا دس کین بی پاکستان's forte to not having another program اور اپنے جو ریسورسز پر چلنے کے قابل ہو جائے گا. بٹ اس کے لیے چونکہ میں نے پاکستان کا 13-16 کا پروگرام اینکر کیا ہے، دیٹ از دی اونلی پروگرام وی ایور کمپلیٹڈ.
ये एक तो यही आसान नहीं होगा सना, सो लेट मी बी वेरी क्लियर। जब अभी सितंबर में शॉर्टफॉल आएगा और आपको नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, यहाँ पीडीएल 60 रुपए से 70 रुपए करना पड़ेगा, प्रोविंशियल सरप्लसेस इंश्योर करनी पड़ेंगी। मैंने तो अभी चंद चीजें आपके सामने रखी हैं। थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग डिफिकल्ट। याद रखिए, क्वार्टरली टारगेट्स, क्वार्टरली रिव्यूज, quarterly indicative actions, quarterly benchmarks. These will not be easy for the Pakistan people, उनको सहने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि IMF से सना 10-11 PhDs आते हैं जो 24 घंटे बैठ के पाकिस्तान को वॉच करते हैं। मेक योर दैट प्रोफेशनल टीम। अभी जो प्रोग्राम हमने निगोशिएट किया है, आई थिंक इसकी निगोशिएशन ऑफ कोर्स हमेशा बेहतर हो सकती थी। 1800 अरब के शायद नए टैक्सेस इस वक्त लगाना, एक्सपेंडिचर कट करके बेहतर था 500 अरब बचा लेना और 1300 अरब के नए टैक्सेस लगाना। यू ऑलवेज हैव चॉइसेस। इकोनॉमी इज अबाउट मेकिंग दोज राइट चॉइसेस। गुड इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज अबाउट दैट। आई रियली विश वी कैन डू दैट। नहीं, लेकिन अब नजीब साहब, आपने तो हमारी कमज़ोरियों की निशानदही की है। मतलब हम इतने चाव से वज़ीर ख़जाना लेके आए, एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत थी। पहले दिन से उन्होंने कहा कि मुझे मेरी पहली प्रायोरिटी IMF से मुआहदा है। लेकिन सर, अब जो गलतियां हमसे भी हो रही हैं सूबाई सतह पे, अब जिस तरह पंजाब हुकूमत ने बिजली में एक बड़ा रिलीफ दिया, PSGP के फंड से कटौती करके, मतलब वो भी एक अवाम का पैसा था जो मंसूबों के लिए था और एक ख़ास एक सूबे की हद तक रहा, उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। फिर पता चला कि ब्यूरोक्रेसी ने ही बेवकूफ़ बना दिया पंजाब हुकूमत को। तो आपके ख्याल में ये जो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है फिर हमें, जब हमारा ग्राउंड वर्क ही कंप्लीट नहीं होता? सना, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। ये हमेशा याद रखिएगा। जिस तरह हम कहते हैं ना जी इम्प्लीमेंट नहीं होता, रनिंग जो होती है ना सरकार की, होता है कि आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है। अब जब आप फंड के प्रोग्राम में आ जाते हैं तो उस कोऑर्डिनेशन का जो लेवल है वो बहुत बेहतर करना पड़ता है। ये क्यों है? इस दफा फंड पहले हम उसको फेडरल पे रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। दैट इज अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन। मैं हमेशा फंड को कहता था कि यार फेडरल के साथ प्रोग्राम है, बाकी हमें मैनेज करने दें। अब चूंकि आप ऐसी चीजें करना पड़ रही हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन आपको खुद कर लेना चाहिए था, आपने नहीं रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि आप फिजिकल पैक्ट करें। सो वो प्रोविंशियल बजट्स को भी, वो जो खातून बैठी हुई है जो पाकिस्तान का फिजिकल देख रही है वाशिंगटन IMF के दफ्तर में, वो ये देख रही है कि जो प्रोविंशियल फिजिकल है वो कैसा चल रहा है, पंजाब का, सिंध का। अगर वो ये देखती है कि पाकिस्तान की एक प्रोविंस ने कुछ पैसे निकाले और कहीं और डाल दिए, तो वो फौरन अलार्म बेल्स रिंग होना शुरू हो जाती हैं। सो हियर्स बीइंग टैक्टिकल। अगर आपका बोर्ड अप्रूवल अगले 1-1.5 माह में है तो टैक्टिकली आपको वेट करना चाहिए, बोर्ड अप्रूवल लेकर देन गो टू द फंड एंड से कि हम ये काम करना चाहते हैं। मैं कई काम करता था, आप यकीन करें, कभी हम ECC की समरीज मूव कर रहे होते थे तो मेरी गवर्नमेंट को ये एडवाइस होती थी कि इस ECC की समरी को मौखर कर दें, क्योंकि फंड जब इसकी कटिंग देखेगा तो मुझे सवाल लिखकर भेज देगा कि ये आप क्यों कर रहे हैं। सो टैक्टिकली रनिंग द फंड प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिकली आप एक प्रोग्राम तय करते हैं, फिर उसको टैक्टिकली रन करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि एवरी जो जिगसॉ पजल है उसका जो पीसेस हैं वो फिट हो रहे हों। आई थिंक दैट्स वेयर कोऑर्डिनेशन कुड बी इम्प्रूव्ड बिटवीन द प्रोविंसेस। दूसरी बात ये सना, गोइंग टू द IMF फॉर पाकिस्तान फॉर मी वाज अ नो ब्रेनर। बट क्या प्रोग्राम तय होता है, उसके खद्दो खाल क्या होते हैं, दैट्स अच्छा नजीब साहब, सर वक्त खत्म हो चुका है। मुझे अगर मुख्तसरन बता दें कि अगर हम IMF से एग्रीमेंट पे तो जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आइंदा 6 महीने, साल बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे बेहतर पोजीशन में होगी? जो आज हालात है वो नहीं होंगे? मुख्तसरन मुझे बता सकें। तो लोगों के लिए इस तरह बेहतर होगी कि अगर 10-11% इन्फ्लेशन होगी जो नीचे आ गई होगी यानी कि पिछले साल से, और सना की सैलरी जब उसका चैनल 15 या 18% बढ़ाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि बढ़ाएगा सर। ये तो आपने हम सबकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। सो उसका मतलब ये है कि उसकी बाइंग पावर बेहतर होगी है। इसी से जो मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग हुई है, अगर रेट 15% आ जाता है तो जब सना गाड़ी खरीदने जाएंगी तो उनकी लीज सस्ती होगी। जब आपका चैनल इक्विपमेंट खरीदेगा उसकी लीजिंग सस्ती होगी, कारोबार चलेगा। ये दूसरी, आई थिंक दिस इज हाउ द नेक्स्ट ईयर विल प्ले। एग्रीकल्चर स्लो दिखाई दे रहा है, आई एम अनकंफर्टेबल विद दैट फैक्ट क्योंकि क्रॉप्स उस तरह नहीं आ रही हैं। बट ओवरऑल आई थिंक इस तनाजुल में होगा। और भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, बिजली के पहले 2 माह के फिगर कम आए हैं 8-9% कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो स्लोइंग ऑफ द इकोनॉमी भी साथ साथ दिखाई दे रही है। इसी तनाजुल में ये साल मैनेज होगा, एक्सटर्नल चैलेंज ओवरकम हो जाएगा, सो रुपया जो है कंफर्टेबल रहेगा। आई थिंक दैट्स हाउ द इकोनॉमी विल प्ले आउट। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब। बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने हमें भी उम्मीदें दिलाई हैं। बहुत से पाकिस्तान
पाकिस्तानियों को भी उम्मीदें दिलाई हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, मौजूदा वज़ीर ख़जाना की सरबराही में जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ुद हुकूमत की भी, इदारों की भी और आवाम की भी। अब देखना होगा कि आया उस IMF के पीछे, जिसके पीछे कई माह से हुकूमत भाग रही है, बिलाखिर अगर मुआहदा करने में कामयाब हो भी जाती है तो उसके दूर रस असरात कितने होंगे, और असरात में भी पाकिस्तान के अवाम की एक ही तरजीह है कि महंगाई कब कम होगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।